हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम का तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं अपने नए जर्नी को लेकर के। जी हाँ, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अब इस चैनल पे आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो सामान्य विज्ञान होते हैं, सामान्य विज्ञान जो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड लेक्चर भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, है ना। आपको हम ये भी बताए थे कि आपको डेली बेसिस पे, है ना, या फिर एक दिन बीस करके आपको एक लेक्चर दिया जाएगा, एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और आपको वहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, है ना, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो प्रोवाइड किया जाए ताकि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो जीएस का मतलब जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द कवर हो। ठीक है जी, तो आज हम वही अपना शुरू करने वाले हैं। आज अपना हम शुरू करने वाले क्या, सामान्य विज्ञान। जैसा कि आपको पता है कि सामान्य विज्ञान से जो प्रश्न है लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। हाँ, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका वेटेज कम होता है और कुछ में ज़्यादा होता है। जैसे अगर रेलवे का बात करें, रेलवे का जितने भी एग्ज़ाम है ना, एनटीपीसी वगैरह, है ना, रेलवे ग्रुप डी वगैरह, ये सब जितने भी एग्ज़ाम हैं उस सब में साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है। ठीक है ना। इसके अलावा एसएससी में पूछे जाते हैं साइंस के सवाल। हाँ, बिहार पुलिस, है ना, बिहार एसआई वगैरह, जितने भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, बिहार सीजीएल वगैरह, उस सब में, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और सब में यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो आपको अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है ना, उसमें अच्छा नंबर लाना है, उसको क्वालिफाई करना है, तो आपको इसे ढंग से पढ़ना होगा, क्योंकि ये आपको एक स्कोर बनाएगा, अच्छा स्कोर लाने में ये आपको मदद करेगा। ठीक है, तो आप प्लीज़, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना, और यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से पढ़ने के बाद, यहाँ से जनरल साइंस पढ़ने के बाद आपको और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता ना हो। हम मैक्सिमम चीज़ों को यहीं अपने लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर चाहते हैं आप, अगर कोई बुक फॉलो करना, तो आप बुक फॉलो कर सकते हैं, है ना, वो आपका अपना मेहनत होगा। ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा बुक मत फॉलो कीजिएगा। एक एक बुक साइड में लेके चलिए और बाकी लेक्चर को देखिए और यही चीज़ को बार बार रिवाइज कीजिए, तब जा करके आपका रिजल्ट बेहतर होगा। क्योंकि कहा गया है ना कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़िए। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप अलग अलग बुक ना फॉलो करके आप इस लेक्चर को फॉलो कीजिए, मतलब जो हम पढ़ाएंगे उसको अपना नोट्स बनाइए, उस नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और अगर आपका मन हो तो आप एक आध बुक फॉलो कर लीजिएगा, वो इतना से आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है और पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो सामान्य विज्ञान होता है, सामान्य विज्ञान में हमको कुल 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। सबको पता है क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें जो सबसे पहला सब्जेक्ट पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान को क्या बोलते हैं बाबू, बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है रसायन शास्त्र का, रसायन विज्ञान भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। और जो थर्ड है, तीसरा, है ना, वो था भौतिकी या भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसको फिजिक्स बोलते हैं, है ना, इसको फिजिक्स कहा जाता है। सही है, तो ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है हमको जनरल साइंस में, मतलब सामान्य विज्ञान में। और जैसा कि आपको पता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, खासकर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी हो रहे हैं, अभी के समय में हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, सबसे ज़्यादा जो सवाल कहीं से पूछे जाते हैं,
तो वह बायो। यहाँ से आपका जो सवाल बनेगा वो मैक्सिमम बनेगा, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से बनेगा आपका बायोलॉजी से। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। इसमें थ्योरी ज़्यादा है, बायोलॉजी के अंदर जो है ना आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, है ना। वहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा याद करना पड़ेगा, बायोलॉजी में फैक्ट ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज़ को समझाते चलें ताकि आपको ज़्यादा याद करना ना पड़े। ठीक है, तो आज हम लोग यही शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी को। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं जीव विज्ञान को, जीव विज्ञान को। ठीक है, जब जीव विज्ञान हम लोग का खत्म हो जाएगा तो अपन रसायन विज्ञान या फिर भौतिक विज्ञान को उठाएंगे, है ना। फिर खत्म होगा तो एक और, मतलब सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ते चले जाएंगे अपन। तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता है बायोलॉजी, सबको पता है। जी हाँ। अब देखिए, अगर बायोलॉजी अगर हम शुरू कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, तो सबसे पहले हमको बायोलॉजी के बारे में पता होनी चाहिए। क्योंकि एक बात बताइए, आपका विवाह जिस कन्या से होने वाला है, अगर उस कन्या के बारे में पता ना हो तो फिर अंधेरा में तीर चलाने जैसा होगा। निशाने पे लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो समस्या है ना। तो उसी प्रकार से जब हम बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको जीव विज्ञान के बारे में पता होनी चाहिए। तो आज हम जीव विज्ञान के इंट्रोडक्शन पे ही पूरा क्लास लेंगे, है ना। जीव विज्ञान क्या होता है, इसके पिता कौन है, कितने पार्ट में बांटा गया, सारा चीज को कवर करेंगे आज। और हाँ, कोई गलती से भी लेक्चर छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं ढेर कहेंगे हमको तो आता ही है ना। छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लेक्चर को जरूर देखिएगा, कुछ नया जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, अगर जीव विज्ञान के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका हम क्या कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन का अगर बात करें अपन जीव विज्ञान का, जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है ना। एक है बायो और एक है लॉजी। ठीक है, बायो और एक लॉजी। अच्छा, बायो जो है एक ग्रीक शब्द से निकल के आया है। बायोलॉजी जो है एक ग्रीक शब्द बायोस से निकला है। बायोस, ये कैसा शब्द है जी, तो ग्रीक शब्द है, एक ग्रीक शब्द बायोस से निकला है। ठीक है, जिसका अर्थ, जो बायोलॉजी बायोस है, बायोस का अर्थ क्या होता है, जीवन, जीवन। ठीक है, और जो लॉजी है, लॉजी, ये भी एक ग्रीक शब्द लोगोस से निकला है, लोगोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है अध्ययन, अध्ययन। तो यहां से क्या समझ में आया, बायोलॉजी का अर्थ, बायो, ये ग्रीक शब्द बायोस से निकला है जिसका अर्थ होता है जीवन, और लॉजी एक ग्रीक शब्द लोगोस से निकला होता है जिसका अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या मिल रहा है, बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ मिल रहा है जीवन का अध्ययन। यानी हमको यहां से बात चला कि जो बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है, बायोलॉजी, बायोलॉजी का कौन अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है, बायोलॉजी का कौन अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है, वो क्या पता चल रहा है जी, वो पता चल रहा है कि जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। ठीक है, बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हमको मिला जीवन का अध्ययन। अब एक सवाल उठा, बहुत प्यारा सवाल है कि सर जीवन किस में होता है, आखिर में जीवन होता किस में है। तो आपको पता है कि जीवन तो सजीवों में होता है कि नहीं बात। जो जीवन है, यहाँ पे अगर जीवन जो आ रहा है, जो जीवन है, जीवन किस में होता है, तो जीवन होता है सजीवों में, है ना। ये जो जीवन यहाँ लिखा गया है, ये किस में होता है जी, तो ये होता है सजीवों में, सजीवों में होता है जीवन।
ठीक है, पता है ना, निर्जीव में तो जीवन नहीं ना होगा, नहीं, सजीवों में जीवन होता है। तो क्यों ना बायोलॉजी के बारे में लिखा जाए कि बायोलॉजी जो है, जीव विज्ञान जो है, वो सजीवों का अध्ययन है। जीव विज्ञान क्या है? सजीवों का अध्ययन। क्यों ना बोल दिया जाए, क्योंकि जीवन का अध्ययन, और जीवन होता किसमें? सजीवों में। तो क्यों ना बोल दिया जाए कि जो बायोलॉजी है किसका अध्ययन है? सजीवों का अध्ययन है। तो यहां से हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि बायोलॉजी का अर्थ सजीवों का अध्ययन होता है। सजीवों का अध्ययन होता है। क्यों ना बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजी का अर्थ क्या हो जाता है? बायोलॉजी का अर्थ हो रहा है, बायोलॉजी का अर्थ हो रहा है किसका अध्ययन? सजीवों का अध्ययन। सही है। तो यहां पे एक सवाल उठा कि सर आखिर में सजीव क्या होता है? किसको सजीव में कंसीडर करेंगे? सजीव है क्या? है कि नहीं बात? तो अगर हम यहाँ पे सजीव के बारे में आइडेंटिफाई करें कि सर सजीव क्या है, किसको बोलेंगे सजीव, है ना? लिविंग। लिविंग किसको बोलेंगे जी? सजीव किसको बोलेंगे? तो एक बात बताइएगा, किसको बोलते हैं सजीव? तो सजीव को आइडेंटिफाई करने का दो मापदंड अपनाया गया। एक मापदंड तो सामान्य था, जो कि पहले के लोगों द्वारा अपनाया गया था। जो पहले जो लोग हैं हमारे पृथ्वी पर जो निवास करते थे, उन्होंने सामान्य मापदंड को अपनाया सजीव को आइडेंटिफाई करने का। और उन्होंने सामान्य मापदंड के अंतर्गत किसको रखा? गति को रखा, कि अगर किसी चीज में मूवमेंट हो रहा है, किसी चीज में गति हो रहा है, तो वह सजीव है कि नहीं बात? तो सजीवों को आइडेंटिफाई करने का दो मापदंड था। पहला मापदंड था सामान्य मापदंड। सामान्य मापदंड, ठीक है। और सामान्य मापदंड के अंतर्गत किसको रखा गया जी? तो सामान्य मापदंड के अंतर्गत रखा गया गति को, खाली गति। और बताया गया कि अगर कोई वस्तु है और उसमें मूवमेंट हो रहा है ना, गति हो रहा है ना, तो उसको अपन सजीव बोलेंगे। लेकिन क्या ये बात 100% सत्य है क्या? नहीं, क्योंकि गति तो भाई गाड़ी में भी होता है। क्या आप जो गाड़ी से चल के आते हैं या चल के जाते हैं कहीं पे गाड़ी पे बैठ के, क्या उसमें गति नहीं होता है क्या? होता है जी। तो क्या वो सजीव है? नहीं, है ना। गति तो साइकिल में भी हो रहा है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे गति तो पंखा में भी हो रहा है जी, तो क्या उसको अपन सजीव बोल देंगे? नहीं। तो केवल मूवमेंट को, केवल गति को, गति की सहायता से मतलब सजीव और निर्जीव का आइडेंटिफाई करना सही नहीं था, है ना। मूवमेंट जो था, जो सामान्य मापदंड जो गति को लिया गया, क्या गति के द्वारा किसी भी चीज के सजीव होने और निर्जीव होने का डिसीजन लेना सही था क्या? तो नहीं। तो फिर क्या? तो ये जो सामान्य मापदंड था, ये सही मेजरमेंट, मतलब कोई भी चीज के सजीव या कोई भी चीज के निर्जीव होने का सही चीज नहीं बता रहा था, सही जानकारी नहीं दे रहा था। तो फिर वैज्ञानिकों ने एक अपना मापदंड लाया, है ना, जिसको बोला गया वैज्ञानिक मापदंड। वैज्ञानिक मापदंड, वैज्ञानिक मापदंड, ठीक है। तो सर वैज्ञानिक मापदंड के अंतर्गत क्या लाया गया? तो वैज्ञानिक मापदंड के अंतर्गत जो वैज्ञानिक लोग थे वो थोड़ा सा बुद्धिजीवी लोग थे, उनके पास थोड़ा सा बुद्धि था, दिमाग था, है ना। तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने क्या किया, कोई भी सजीव के अंदर जो होने वाली जो गतियां थी, जो हमको दिखाई तो नहीं दे रही लेकिन सजीव के अंदर हो रही थी, उन सब गतियों को यहाँ पे शामिल किया। जैसे सर पोषण, जैसे अगर मान लीजिए कोई सजीव है, कोई सजीव भोजन करेगा, तो भोजन करेगा तो क्या होगा? उसका पोषण होगा नहीं होगा? इस दुनिया में जितने भी सजीव हैं, क्या उस सबके सब सजीव भोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? जी करते हैं। अरे है कि नहीं बात? तो क्या गाड़ी भी भोजन करता है क्या? नहीं सर।
ढेर सोचेगा कि सर वो तो तेल खाता है ना सर, तो भोजने हुए ना। अरे भाई वो नहीं चलता, नहीं उसको लगा के छोड़ दीजिएगा, वो तेल मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। जबकि आप अगर बैठे भी रहेंगे, सोए भी रहेंगे, तब भी आपको भोजन चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो इस दुनिया में जितने भी सजीव थे उनमें क्या हो रहा था? पोषण होता है। तो पहला वैज्ञानिक मापदंड के अंतर्गत सबसे पहला चीज को रखा गया पोषण को, और बताया गया कि जिस भी चीज में, है ना, जिस भी चीज में पोषण हो रहा है उसको अपन बोलेंगे सजीव। ठीक है जी। अच्छा, और क्या होता है सर? तो पोषण के अंतर्गत जो सजीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं उन सब में होता है पाचन। जैसे आप में, हम में होता है जी। जैसे हम मान लीजिए भोजन कर लिए, भोजन अंदर गया, है ना, अंदर जाके फिर आमाशय में, है ना, आमाशय में गया, फिर वहां से, हालांकि भोजन का पचना तो मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, फिर धीरे धीरे भोजन पचते पचते फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो शरीर से कहाँ निकल जाता है? बाहर। तो हमारे शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? पाचन भी होता है। और केवल हमारे शरीर के अंदर ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं, उन सब में पाचन की क्रिया होती है। तो यहाँ पे दूसरा वैज्ञानिक मापदंड के अंतर्गत दूसरा चीज को रखा गया पाचन को, कि जिसमें पाचन होगा उसको अपन सजीव मानेंगे। तीसरा क्या था? पाचन के अलावा रखा गया किसको? उत्सर्जन को। अब एक बात बताइए, आप भोजन कर लिए तो क्या पूरा भोजन का उपयोग हो जाता है क्या? नहीं, है ना। भोजन के पचने के बाद, उसके अवशोषण होने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं, बच जाते हैं। तो उस वेस्ट मटेरियल को शरीर से कहाँ निकाल दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है, कोई ना कोई माध्यम से। हम लोग के लिए, जैसे हम लोग में बात करें तो हम लोग में वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए एक विशेष अंग होता है नहीं होता है? लेकिन वहीं अगर पेड़ पौधों में बात करें तो पेड़ पौधा भी तो सजीव है कि नहीं है? तो क्या पेड़ पौधों में वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए कोई अंग दिखता है क्या? नहीं। तो पेड़ पौधे या तो अपने पत्तियों के माध्यम से या फिर अपने तने के माध्यम से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो उसमें भी, उनमें भी क्या होता है? उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो पाचन के अलावा क्या माना गया? उत्सर्जन को माना गया। अगर किसी चीज में उत्सर्जन की क्रिया होगी तब उसको अपन क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। और सर और कुछ था? हाँ, और था। उत्सर्जन के अलावा और क्या लाया गया? शोषण को लाया गया। शोषण को इंक्लूड किया गया, क्योंकि जितने भी सजीव थे, जितने भी सजीव हैं इस पृथ्वी पर, सब में शोषण की क्रिया होती है। हम में होती है, आप में होती है, ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो हमको, जितने भी सूक्ष्मजीव वगैरह, सब में शोषण की क्रिया होती है कि नहीं है? तो श्वसन, श्वसन भी केवल किसमें होता है? सजीवों में होता है ना। श्वसन के अलावा और क्या था सर? और क्या था सर? तो यहाँ पे देख लीजिए और क्या था? और था हुआ आपका परिसंचरण। परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब क्या? परिसंचरण का मतलब कि हमारे शरीर में रक्त का आवागमन हो रहा है इधर उधर, है ना। हमारे शरीर में भोज्य पदार्थ का आवागमन हो रहा है, रक्त के साथ भोज्य पदार्थ का भी तो आवागमन हो रहा है कि नहीं बात? पेड़ पौधा में भी ऐसा हो रहा है। पेड़ पौधा में भी क्या हो रहा है? उस मतलब पेड़ पौधा का भी जो भोजन है वो भी, पत्तियों में भोजन बनता है, और पत्तियों में भोजन जो बन जाता है उसको भी क्या किया जाता है? शरीर, मतलब पौधे के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो परिसंचरण वहां पर भी हो रहा है। परिसंचरण को ही परिवहन भी बोलते हैं, है ना। तो परिवहन वहां पर भी हो रहा है, कहाँ? पेड़ पौधा में भी। और जितने भी सजीव है सब में परिसंचरण की क्रिया भी होती है। तो इस सब मापदंड बताया गया वैज्ञानिक मापदंड के अंतर्गत, कि ई चीज अगर होगा, जैसे पोषण, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, परिसंचरण वगैरह, अगर कोई चीज में हो रहा है तो अपन उसको सजीव बोलेंगे। ठीक है, सजीव को आइडेंटिफाई कर लिया गया। लेकिन एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा लाइन लिखा है कि इतना तामझाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल देखो कि अगर कोई भी चीज है आपके पास, अगर उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है तो उसको अपन सजीव बोलेंगे। एनसीईआरटी में एक बहुत प्यारा बात लिखा है कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो सिंपल क्यों ना देख लिया जाए कि आखिर में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, उसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है कि नहीं बना है।
अगर उसके शरीर में कोशिका पाया गया तब तो वो सजीव है, और अगर उसमें कोशिका नहीं है तब उसको निर्जीव बोलेंगे। तो ढेर के मन में सवाल उठेगा, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल उठेगा कि ठीक है, आप बता रहे हैं कि सजीवों के शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो फिर निर्जीवों का शरीर किससे मिलकर बना है कि नहीं बात? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। तो आपको बता दे बाबू कि सजीवों का शरीर तो कोशिकाओं से मिलकर बना है, लेकिन निर्जीवों का शरीर जो होता है ना, वो एटम अर्थात परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अपन इस बात को लिख भी देते हैं। एनसीईआरटी में बहुत प्यारा बात लिखा गया है। क्या लिखा गया है जी? कि सजीवों का शरीर सजीवों का शरीर कोशिकाओं कोशिकाओं से बना होता है। चलिए ठीक, मान लिया कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो निर्जीव का शरीर किससे है? तो निर्जीव का शरीर हम बता दिए एटम से मिलकर बना है ना। निर्जीव के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है हम लोग को, इसलिए उसके बारे में हम लिखेंगे भी नहीं। ठीक है, अब मेन मुद्दा ये उठा कि सर ठीक है, आप बता रहे हैं सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है, तो कोशिकाएं क्या है, कोशिका किसको बोलते हैं? हालांकि हम इस पर एक बहुत लेक्चर, मतलब ये पूरा हमको पढ़ना है कोशिका विज्ञान के अंतर्गत। कोशिकाओं के बारे में पूरा पढ़ना है हमको, डिटेल में पढ़ना है कोशिका विज्ञान के अंतर्गत। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा कोशिका के बारे में यहाँ बता देते हैं आप लोगों को। तो हम थोड़ा सा अगर बात करें कोशिका के बारे में, थोड़ा सा अगर कोशिका के बारे में बात करें, है ना, तो कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। तो सेल के बारे में अगर थोड़ा सा अपन बात किया जाए तो क्या होता है कोशिका? तो कोशिका जो है ना, वो सजीव की सबसे छोटी इकाई है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर का सबसे छोटा इकाई अगर कोई है ना, तो कोशिका है। जैसे अगर मकान का एग्जांपल लें, तो जिस प्रकार मकान की सबसे छोटी इकाई ईंट होता है, ईंट से बनकर मिलकर ही मकान बना होता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। तो कोशिका है क्या? तो कोशिका जो है ना, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई। कोशिका क्या है हुआ? सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? जैसे मकान की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? जैसे मकान की अगर बात करें, मकान की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मकान की सबसे छोटी इकाई होता है ईंट। मानते हैं इस बात को? होता है ना, क्योंकि ईंट से मिलकर ही मकान बनता है। उसी प्रकार से सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? कोशिका। अगर थोड़ा सा हम समझाएं, तो अगर मकान का एग्जाम्पल हम ले ही लिए हैं, तो एक बात समझिए, जैसे ईंट है, मेरे पास एक ईंट था। अब एक ईंट से तो मकान बनेगा नहीं, आपको पता ही है। तो ईंट का समूह, जब ईंटों का जब समूह बनता है, जब ईंटों का ग्रुप बनेगा, इसका ग्रुप बनेगा, ईंटों का जब समूह बनेगा, तो ईंटों के समूह से बनता है क्या? ईंटों के समूह से बनता है दीवार। एक दीवार बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जब ईंट का समूह बनेगा तो उससे क्या बनता है? दीवार बनेगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर दीवार के समूह से सर, दीवार के बारे में बात करें, तो दीवार जब मिलता है आपस में, जैसे चार दीवार आपस में मिल गए, है ना, तो दीवार का जब ग्रुप बनेगा समूह, तो दीवार के समूह से बनता है आपका कमरा। ठीक है ना, और जब कमरा का समूह बनेगा तो कमरा के समूह से बनता है मकान। मानते हैं इस बात को? आप इस बात को मानते हैं? जी हाँ सर, मानते हैं।
कि ईंट के समूह से दीवार बनेगा, दीवार के समूह से कमरा, एक कमरा का निर्माण होता है, और वो कमरा जब बहुत सारी कमरा आपस में मिलता है तो उसको अपने घर बोलते हैं, एक मकान बोलते हैं। सही है। बस यही बात हमारे अंदर भी होती है, बल्कि हमारे मतलब जितने भी सजीव हैं उनके अंदर भी यही बातें होती हैं कि सबसे पहले होता है कोशिका। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका है। जब कोशिका का जो समूह बनता है, कोशिका का जब ग्रुप बनता है, तो कोशिकाओं के समूह से बनता है ऊतक। ठीक है, ऊतक बनता है। सही है। और जब ऊतक का समूह मिलता है, जब बहुत सारे ऊतक जो समान काम, एक समान काम करने वाले जब ऊतक आपस में मिलते हैं, तो एक समान काम करने वाले ऊतक को आपस में मिलने से बनता है अंग। ठीक है। और जब एक समान काम करने वाले अंग मिलते हैं, आराम समझिए, जब एक समान काम करने वाले अंग मिलते हैं, अंग है ना, तो उससे बनता है अंग तंत्र। क्या बनता है जी? अंग तंत्र। यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे, एक समान काम करने वाले जब अंग मिलते हैं तो उससे बनता है अंग तंत्र। अंग तंत्र। ठीक है। अच्छा, और जब बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिलते हैं, तो अंग तंत्र को आपस में मिलने से तब जाकर के बनता है पूरा शरीर। ऐसे नहीं बनता है शरीर, पूरा कहानी ही है। ठीक है। जैसे अगर बात करें कि बहुत सारा कोशिका मिला, ऊतक बना दिया। अब ऊतक से बहुत सारा मतलब ऊतक है क्या? जैसे मान लें यहाँ पे एक कोशिका था, ठीक है, यहाँ पे कोशिका का डिवीजन हुआ। अब कोशिका से ऊतक कैसे बनता है? तो कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया होती है, इससे जो ऊतक बनता है ना, कोशिका से जो ऊतक बनता है क्या होता है? कोशिका विभाजन प्रक्रिया होती है। कोशिका विभाजन पढ़ेंगे अपन पूरा ढंग से, विभाजन। कोशिका विभाजन के थ्रू ही ऊतक बनता है, और कोशिका विभाजन के थ्रू ही अंग बनता है, और कोशिका विभाजन से ही अंग तंत्र बनता है, और कोशिका विभाजन से ही शरीर बनता है। सब में कोशिके के डिवीजन का खेल है। तो कोशिका विभाजन को भी हम ढंग से पढ़ेंगे। आपको बता दें, एक कोशिका थी, जब वो विभाजित हुआ तो बहुत सारे कोशिकाओं का समूह बन गया, और जब बहुत सारे कोशिकाओं का आपस में समूह बना तो उसको नाम दे दिया गया ऊतक। और बहुत सारा एक जैसा काम करने वाला ऊतक आपस में मिला तो उससे बना अंग। अंग में क्या क्या जैसे बना जी? जैसे अंग में आपका बन गया क्या? जैसे आपका लीवर बन गया, यकृत बन गया, है कि नहीं बात? यकृत एक अंग है। उसके अलावा आपका किडनी बन गया, है ना, फेफड़ा बन गया, ये सब फेफड़ा, ये सब क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा बन गया, अंग ही तो है सब। आपका हाथ वगैरह बन गया। और यही जब सब ऑर्गन, सभी अंग आपस में मिला तो क्या बना? अंग तंत्र का निर्माण किया। जैसे अंग तंत्र में क्या क्या बनाया जी? तो अंग तंत्र में आपको पता है कि बना दिया श्वसन तंत्र, पढ़ेंगे इसके बारे में आप। श्वसन तंत्र का निर्माण हो गया। इसके अलावा किसका निर्माण हो गया? परिसंचरण तंत्र का निर्माण हो गया, जिसमें दिल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हम लोग मानव में। उसके अलावा परिसंचरण के बाद क्या? उत्सर्जन तंत्र का निर्माण हो गया। तो और भी बहुत सारे तंत्र हैं, इस सब के बारे में पढ़ना ही है हमको। तो यही सब बना, और ये सब जब आपस में मिला तब जाके हमारा पूरा शरीर बना। तो इस प्रकार से कोशिका के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया आप लोगों को। अच्छा, अब अगर हम बात करें जीव विज्ञान के पिता का, फादर, है ना, कि आखिर में ठीक सर इतना तो हमको समझ में आया, तो आखिर में जो जीव विज्ञान है उसका डेवलपमेंट, आखिर में उसका नींव सबसे पहले कौन रखा, है कि नहीं बात? तो जीव विज्ञान के जो नींव रखने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था अरस्तु। नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। और चूंकि जीव विज्ञान का नींव अरस्तु साहब रखे, इसलिए अरस्तु साहब को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें जीव विज्ञान के पिता का, जीव विज्ञान का पिता जीव विज्ञान का पिता, तो जीव विज्ञान का पिता कौन होते हैं? कौन थे? तो जीव विज्ञान के जो पिता थे कौन थे बाबू? वो थे अरस्तु साहब, है ना।
इनको इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल, एरिस्टोटल लिख ही देते हैं, ARISTOTL, एरिस्टोटल, है ना। एरिस्टोटल, अरस्तु, ये क्या है, जीव विज्ञान के पिता इनको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है जी, अरस्तु, अरिस्टोटल साहब। एक बात और समझना है यहाँ पे कि सर यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान के बारे में, तो ये जो शब्द है कोई ना कोई तो दिया होगा। जी हाँ, दिया है। तो जो जीव विज्ञान शब्द देने वाले थे वो दो वैज्ञानिक थे, है ना। एक थे जर्मन वैज्ञानिक और एक थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक, है ना। और उन्होंने 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द दिया, है कि नहीं बात। तो अगर जीव विज्ञान शब्द के बारे में बात करें कि जीव विज्ञान जो शब्द है वो कौन दिया, जीव विज्ञान शब्द, जीव विज्ञान शब्द के बारे में अगर बात करें, है ना, तो जीव विज्ञान जो शब्द था ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के दिया। क्या वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के दिया। कितना ईस्वी में दिया, 1802 ईस्वी में। कब दिया जी, तो 1802 ईस्वी में दिया, लिख देते हैं। एक मिनट ऐसे नहीं लिखते। जीव विज्ञान जो शब्द है वो कब दिया गया, अगर पूछेगा एग्जाम में तो याद रखिएगा कि 1802 ईस्वी में दिया गया, ठीक है ना। कब दिया गया जी, तो 1802 ईस्वी में दिया गया। कौन कौन दिया जी, तो दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम था लेमार्क, एक का नाम क्या था, लेमार्क था, है ना। और दूसरा का नाम क्या था, ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस या ट्रीविरेनस भी कहीं कहीं लिखता है। तो पहला वैज्ञानिक जो थे जीव विज्ञान शब्द देने वाले वो थे लेमार्क, और दूसरा क्या थे, ट्रेविरेनस साहब, ठीक है जी। अच्छा, लेमार्क के बारे में अगर बात करें तो लेमार्क साहब जो थे, लेमार्क ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ये कैसा वैज्ञानिक थे भाई, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी प्राकृतिक, ये क्या थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे ये, है ना। और जो ट्रीविरेनस साहब थे, ट्रीविरेनस साहब, ट्रीविरेनस साहब के बारे में आप याद रखिएगा कि ट्रीविरेनस साहब क्या थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन, जर्मन वैज्ञानिक थे, है ना। तो लेमार्क साहब क्या थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक, ठीक है ना। और जो ट्रीविरेनस साहब है वो क्या थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने 1802 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द दिया था, इन दोनों ने मिलकर के, लेमार्क और ट्रीविरेनस साहब, है ना। अच्छा, आगे आगे अगर बात करें अपन, है ना, तो आगे क्या आता है, आगे हम लोग को पढ़ना है कि आखिर में जो जीव विज्ञान है, ठीक है यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या हुआ, जीव विज्ञान था सजीवों का अध्ययन। तो एक बात बताइए, इस दुनिया में तो अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीव हैं, तो क्या सबको हम एक साथ स्टडी करेंगे क्या, नहीं। तो उसके लिए कहा किया गया कि जीव विज्ञान की शाखाएं बनाई गई, जीव विज्ञान को बांटा गया ताकि हमको जीवों को अध्ययन करने में सुविधा हो। हमको दो तरह के जीव तो ऐसे दिखाई देते हैं, एकदम सीधा सीधा। एक एक क्या, एक पादप, पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे, और एक हम लोग जंतु, हम लोग जंतु में आते हैं, जानवर वाला श्रेणी में आते हैं। तो दो जीव तो हमको सीधा सीधा दिखते हैं, है ना, एक जंतु वाले और एक पादप वाले। तो इन दोनों को अलग अलग क्लासिफाई कर दिया गया है। एक जीव वैसे भी, कुछ जीव वैसे भी है जो हमको दिखते ही नहीं है, जिसको अपन सूक्ष्म जीव बोलते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है कि नहीं बात। तो सब जीव तो हमको दिखाई देते नहीं है, देते हैं क्या, नहीं देते हैं। तो इस सबको देखते हुए जीव विज्ञान को बांट दिया गया, ठीक है ना।
तो हम बात करें अब जीव विज्ञान के प्रकार के, है ना। तो जीव विज्ञान के अगर बारे में बात करें हम, जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के बारे में अगर बात करें तो जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। एक को बोला गया मौलिक जीव विज्ञान। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगा, देर के लग रहा है कि सर आप तो जंतु और पादप में बांटने वाले थे। हाँ, वहां पर भी आएंगे हम, अभी समझिए। जीव विज्ञान को बांटा गया दो कैटेगरी में। एक को बोला गया मौलिक जीव विज्ञान, मौलिक जीव विज्ञान, सही है। और दूसरा जो बांटा गया इसको बोला गया प्रायोगिक, प्रायोगिक जीव विज्ञान। पहला था मौलिक जीव विज्ञान और दूसरा था प्रायोगिक जीव विज्ञान, ठीक है। आगे चल के जो मौलिक जीव विज्ञान था, मौलिक जीव विज्ञान का 3 कैटेगरी बनाया गया। ध्यान समझते चलिए, मौलिक जीव विज्ञान का 3 कैटेगरी बनाया गया। पादप वाला अलग, जंतु वाला अलग। एक को बोला गया क्या, एक को बोला गया जंतु विज्ञान। एक को क्या बोला गया, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है। ये तो जंतु वाला हो गया। एक पेड़ पौधा वाला जो अलग था, इसको बोला गया पादप विज्ञान, है ना, या वनस्पति विज्ञान, इसको लिख लीजिए, इसको वनस्पति विज्ञान बोला गया। ठीक है। और एक लास्ट और बनाया गया जिसको बोला गया सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है ना। ध्यान समझते चलिए, क्योंकि कुछ जीव वैसे थे जो हमको दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उसके लिए भी अलग से बनाना पड़ेगा कैटेगरी ना, तो उसके लिए बनाया गया सूक्ष्म जीव विज्ञान। बाकी वैसे हमको प्रायोगिक जीव विज्ञान के बारे में पढ़ना है नहीं, ऐसे इसके अंदर कृषि विज्ञान आता है ना, चिकित्सा विज्ञान आता है ना। इसके अलावा आपको इसमें आ जाएगा औषधि विज्ञान आता है। तो ये सब जो चीजें हैं प्रायोगिक जीव विज्ञान का पार्ट है, और प्रायोगिक जीव विज्ञान हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो जो प्रायोगिक जीव विज्ञान जब हम लोग को पढ़ना नहीं है, तो इसके बारे में हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, है ना। इस सब के बारे में हम लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तो इसका डिस्कशन अपन नहीं करेंगे, इसको यही छोड़ देते हैं, है कि नहीं बात। बाकी इसके बारे में हम बता ही दिए कि प्रायोगिक जीव विज्ञान में कृषि विज्ञान वगैरह आता है ना, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आता है, और इसके अलावा आपका प्रायोगिक विज्ञान में और क्या आता है, और क्या आएगा, तो प्रायोगिक विज्ञान में आपका और आएगा औषधि विज्ञान आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको हमको पढ़ना नहीं, हमको प्योर मौलिक जीव विज्ञान के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है, सही है जी। तो अब हम लोग इस सब को बारी बारी से पढ़ेंगे कि जंतु विज्ञान क्या होता है, वनस्पति विज्ञान क्या होता है, और सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है, ठीक है। लेकिन हम आज के लिए इतना ही रखना चाहेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर इसको अपलोड करने में असुविधा होगी, ठीक है। तो इसलिए माफ़ी चाहेंगे, हम आज पूरा इंट्रोडक्शन को कवर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम जितना चीज़ को कवर किए, एक बार आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर थोड़ा सा स्लो रहेंगे, थोड़ा सा स्पीड स्लो रहेगा, लेकिन जैसे जैसे फ्लो में आता जाएगा लेक्चर, जैसे जैसे फ्लो में आएगा, वैसे वैसे हम लोग का स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, है ना। आज फर्स्ट क्लास था, इसलिए हम थोड़ा सा स्लो रहे, है कि नहीं बात। तो अगला लेक्चर में अगला लेक्चर में हम लोग ये जो बचा खुचा मतलब जो चीज़ है इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, इसको कवर करेंगे, और फिर उसके आगे का जो टॉपिक है उसको सीधा शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आया, मेरे मतलब जो हम पढ़ाएं उसको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
और अगर आपको ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है यहाँ से बेनिफिट होगा, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।